नमस्कार, न्यूज़लाइन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज़लाइन में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बीजेपी पीडीपी गठबंधन की। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के बाद से बीजेपी पीडीपी गठबंधन में दरार आ गई है। राज्य में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन फैसले पीडीपी अकेले ही ले रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मोदी की माने तो पीडीपी उनकी सुनती ही नहीं है और ऐसे में बीजेपी का पीडीपी के साथ गठबंधन कितना जायज है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा बहुत जोरदार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले में जो सफाई दी है वो कई बड़े सवाल खड़े करती है। मोदी की माने तो मुफ्ती सरकार उनसे कोई मशवरा करती ही नहीं और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब पीडीपी उनकी बात ही नहीं मानती तो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ रही। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन। पीडीपी कर रही है मनमानी, बीजेपी ने जताई मजबूरी। ये कैसा गठबंधन, ये कैसी सरकार? क्या गठबंधन जायज है? सदन भी एक स्वर से इस प्रकार की किसी भी हरकत के प्रति अपना आक्रोश भी व्यक्त करें, जो आज किया है। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं, मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं, न वो भारत सरकार से मशवरा कर करके हो रही हैं, न भारत सरकार को जानकारी दे करके हो रही हैं। उन्होंने ये कहा सब हो गया कि ये वहां जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है वो हमको भी पता नहीं है, हमको भी पूछ रहे नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वहां पर जो कर रहे हैं उसके बारे में कोई मालूमात हमारे पास भी नहीं है। इसे वो जो उनको छोड़ रहे हैं और जो डिसीजन ले रहे हैं वो स्पष्टता से उन्होंने कहा। और जब वो कहते हैं अगर ऐसा है तो अपना बीजेपी के जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी पार्टी विड्रॉ कर लीजिए, आप विड्रॉ करके विड्रॉ कर लीजिए। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सफाई दे रहे हैं वो किसी को रास नहीं आ रही। मोदी कह रहे हैं कि जब से राज्य में मुफ्ती सरकार बनी है तब से वो मनमानी कर रही है। वो किसी भी फैसले में ना तो केंद्र से बात कर रहा है और ना ही राज्य में उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी से। मोदी की ये सफाई समझ से परे है। ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य में उनके गठबंधन से सरकार बनी हो और वो सरकार के फैसले से अनजान हो? ये कैसे संभव है कि गठबंधन सरकार के बावजूद सारे फैसले अकेले पीडीपी ले रही है? ऐसा क्यों है कि पीडीपी अपनी मनमानी कर रही है और वो सहयोगी पार्टी बीजेपी से बात तक नहीं कर रही? अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं उसमें जरा भी सच्चाई है तो फिर बीजेपी उससे अलग क्यों नहीं हो रही? बीजेपी क्यों गठबंधन धर्म निभा रही है? मोदी खुद कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, तो फिर वो क्यों पीडीपी को बर्दाश्त कर रहे हैं? अभी तो राज्य में सरकार की शुरुआत ही है। अभी से ही पीडीपी इस तरह के फैसले ले रही है तो आने वाले वक्त में भी कई अलगाववादियों और आतंकवादियों को रिहा कर सकती है। ऐसे में बीजेपी गठबंधन क्यों नहीं तोड़ रही? पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती साफ कह चुकी हैं कि उनके लिए गठबंधन से ज्यादा जनता से किए गए वादे जरूरी हैं और वो उन वादों को पूरा करके रहेंगी।
महबूबा मुफ्ती के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में मुफ्ती सरकार और ऐसे फैसले लेने वाली है। तो फिर बीजेपी क्यों खामोश है? आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है जो गठबंधन नहीं तोड़ रही? आखिर क्यों बीजेपी मुफ्ती सरकार को बढ़ावा दे रही है? प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई कर दी जाती है, मगर जिस तरीके से देखा जाए और समझा जाए, गठबंधन है जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के बीच में, और जिस तरीके से 2 महीने लगे दोनों को साथ आने में, मगर जो परिणाम सामने निकल कर आ रहा है इस गठबंधन की सरकार का, वो ये है कि पीडीपी मनमानी कर रही है, बीजेपी से पूछा नहीं जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी ने बताया है, महबूबा मुफ्ती साफ कर चुकी हैं अपने बयान में कि जो हमने वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे, चाहे इसमें बीजेपी की मंजूरी हो या ना हो, गठबंधन की उन्हें कोई परवाह नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो गठबंधन जम्मू कश्मीर में बना है बीजेपी और पीडीपी का, ये कितना ठीक है, कितना जायज है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता संदीप दुबे मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी मौजूद हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहला सवाल मेरा संदीप दुबे जी आपसे है। गठबंधन बना, गठबंधन में होता है कि आधी इधर भी सुनी जाएगी, आधी उधर भी सुनी जाएगी, और जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं पीडीपी की ओर से और जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी है आपकी कि आप उसमें दखलंदाजी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? फिर आपके साथ की वहां पर आवश्यकता क्या आपकी इंपॉर्टेंस वहां रह जाती है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है वो हम ये बताएं कि वहाँ गठबंधन की सरकार है, आज भी है। दूसरी बात, जो भी मुद्दे वहाँ से उठाए जा रहे हैं और या कांग्रेस के द्वारा सदन नहीं चलने दी जा रही है, या मुद्दे उठाए जा रहे हैं बार बार और जनता के सामने गलत तस्वीर पेश की जा रही है, मैं उसको और करेक्ट कर देता हूँ। 2010 और 6 PSA के तहत एक PSA एक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, 6 केस लगातार उस व्यक्ति पे बनाए गए और किसी भी व्यक्ति को 4 साल से ज्यादा वहां डिटेन नहीं कर सकते थे, तो 27 केस कुल उस पे हैं। लेकिन इतने 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, चार्जशीट तक फाइल नहीं होता है वहां पे। अब ये बताइए कौन कर रहा है देश को गुमराह, कौन वहां के आजादी बातें बड़ी बड़ी कर रहा है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस के लोग मुद्दों को भटका रहे हैं और गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं पूरे देश की जनता के सामने, क्योंकि सच्चाई वहां पे ये है कि आज की डेट में हमारी सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार है। हाँ, नई सरकार है, थोड़े से समय लगेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत भी है तो उस सारी छोटी छोटी सभी बातों पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ये इस तरह की चीजें अगर कहीं से निकल के भी आती हैं तो उस पर संयम बरती जाए और ये चीजें ना हो, दोबारा ना दोहराई जाए। और दूसरा, आपने कहा कि क्या मजबूरी है कि वहां सरकार के साथ रहें। एक लोकप्रिय सरकार बनी है, मजबूरी यह है कि आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात बदले हैं, जिस तरह से सुधरे हैं, वो हालात और अच्छे हों, भारत के पक्ष में हो। भारत और कश्मीर अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा हम काम कर सकते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ये चीजें वहां पे जम्मू कश्मीर में हुई है, तो जिसके फलस्वरूप आज सरकार बनी है, तो मैंडेट है, तो इस तरह हम सरकार से नहीं भाग सकते। हाँ, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति, उन जिम्मेदारियों से हम पीछे हटने वाले नहीं है। और रही बात उस व्यक्ति की रिहाई की, तो ये सरासर कांग्रेस के गलत नीतियों का नतीजा है। जिस आदमी पे 27 मुकदमे लगा के जेल के अंदर रखा जाता है, 4 साल तक उस पे चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है। हमारी सरकार जुम्मे बने 2 हफ्ते हुई हैं, 2 हफ्ते में जो वहां का लॉ ऑफिसर्स है, न्यायपालिका पे किसी सरकार का तो कंट्रोल नहीं हो सकता, किसी सरकार का तो कब्जा नहीं हो सकता। तो इन सभी बातों पे हम गंभीरता से हमारी पार्टी और हमारी सरकार विचार कर रही है। मसरत आलम को लेकर सवाल नहीं पूछा था, सवाल ये पूछा था मैंने आपसे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की शायद आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी। मसरत आलम को ही तो गृहमंत्री की शायद आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी। सारा ये जो कहानी है, कांग्रेस के लोग जो बार बार सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। कांग्रेस की अभी छोड़ दीजिए, बात अपनी कीजिए। आपने कहा कि हमारे पास जानकारी नहीं, हमें बताया नहीं गया, इस संदर्भ में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई,
सवाल उसको लेकर है, ठीक है ना, जो सत्य है वो कहने में क्या जाता है? क्यों आपको सच्चाई आप information जनता नहीं के दी सामने गई? नहीं आपको रखेंगे, बिना जनता बताए को इतना बड़ा बताएंगे। फैसला कैसे कर दिया देखिए, PDP ने? मैं फिर कह रहा हूं, ये सब जुडिस मैटर है, न्यायपालिका में ये मामला था, और चूंकि सरकार वहां पे नई बनी हुई है, तो एक न्यायपालिका और आपका कंट्रोल न्यायपालिका पे हो बात सकता है है। संदीप दुबे जी, पीएम के बयान और आपके बयान में जमीन आसमान नहीं, का कोई फर्क है। जमीन आसमान का अंतर नहीं। दुष्यंत उन्होंने जी, जो पूछा कांग्रेस के इल्जाम लोगों ने आपके ऊपर सदन के गया है अंदर कि पूछा, आपने इस वो तरीके उन्होंने से- सच्चाई से जवाब दिया कि उनको बताया नहीं, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी की तरफ इशारा करके कांग्रेस के लोगों ने इस बात को इतना बतंगड़ बनाया और कहा कि भाई वहां तो देखो बहुत हालत खराब हो गए, क्या हो गया है। एक व्यक्ति जो 20-22 साल से, जिसने अपने बयान में कहा कि वो 20-22 साल से आ रहा है और जा रहा है, और 27 केस, अभी हमारे बीजेपी के मित्र थे बेचारे, उन्होंने माना भी कि 27 केस उनके पास थे, और जो वो बयान दे रहे हैं उसे प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान, प्राइम मिनिस्टर का बयान हाउस के अंदर ये है कि उनके नॉलेज में ऐसी बात नहीं है कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको छोड़ा है, तो उन्होंने साफ उससे वो साइड ले गए, अपना किनारा करके निकल गए। और उसके लिए उन्होंने ये पहली बात नहीं है, अभी शुरुआत में मुख्यमंत्री ने वहाँ ये भी बयान दिया था कि पाकिस्तान सरकार अलगाववादी आतंकवादियों के हम शुक्रगुजार हैं कि वहाँ प्रदेश में चुनाव हुए। ना तो उन्होंने देश की जनता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, ना वहाँ सेना को जिम्मेदार ठहराया, और ना उस प्रदेश की संभ्रांत और शिक्षित जनता को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने चुनाव इतना भारी मात्रा में मतदान करके वहाँ के लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया। अब एक और बात मैं आपसे विशेष तौर से कहूँगा कि देखिए, आप ये बात तो मान ही रहे हैं कि ये पार्टी भ्रमित करने वाली है, झूठ आरोप लगाने वाली है और एक गुमराह करने वाली पार्टी है। जिस देश का प्राइम मिनिस्टर इतना अक्षम हो, जिसको ये पता ना हो कि देश में क्या हो रहा है, उसकी सरकार जहाँ पे है, उनकी अपनी सरकार पीडीपी बीजेपी की सरकार प्रदेश के अंदर है, और देश का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि साहब मुझे मालूम नहीं है कि प्रदेश में क्या हो रहा है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर इतना अक्षम है, इतनी बार इंक्लूडिंग हुई, इतने बार लोग, जो उनका विशेष मुद्दा था, सुरक्षा का विशेष मुद्दा था उनका, और देश में उनकी सरकार के अंतर्गत उनके राज्य में उनकी सरकार है और वहाँ उग्रवादी छोड़े जाते रहे, और वो साफ किनारा कर गए, और गृह मंत्री भी ये करें हम जो वहाँ से रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब हम बाद में बात करेंगे आपसे इस बारे में, थोड़ा बताएंगे। और साथ में उन्होंने एक इतना अच्छा लच्छेदार भाषण दिया जिसमें नैतिकता की सारी जो प्रतिष्ठाएं थी वो उस पर उन्होंने रख दी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम देश की एकता अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो कर क्या रहे हैं वो? अगर वो देश की एकता अखंडता से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं तो कौन सा काम करें? जो पाप है उसको बोलने की कोशिश नहीं, हो वो रही है। ठीक है, भाषा का संयम बरतें, आपको जो मन है जो बोले, लेकिन मुझे बोलने दें आप। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि देश में जो प्रदेश में जो सरकार है, क्या वो बीजेपी की सरकार नहीं है? क्या बीजेपी पीडीपी की सरकार नहीं है? और क्या अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर अक्षम नहीं है? क्या उस प्राइम मिनिस्टर को देश में रूल करने का राइट है? जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, जिसको इतना सरकार, इतना बहुमत केंद्र में मिला है, और वो ये कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अभी जो बैठे हैं, जो चर्चा आई बढ़ जाए, आप बोलिए ना, मैं ऐसा, मुझे मौका दें या तो मुझे कहने दें, नहीं तो मैं ऐसा, आप कह रहे, आप बोले ना, आप बोलते हैं, जब आपका मौका मिला बोले। आप गुमराह करने में माहिर हैं, आप तो सबजुडिस कह रहे हैं कि उसको बाहर लाने में सबजुडिस हुआ। अरे सबजुडिस कहाँ था? और अगर सबजुडिस था तो क्या मुख्यमंत्री को जुडिशरी में जाने का राइट है? उसको बाहर कर सकता है। ऐसा है, आप मिली भगत से ये हुआ है। देश को देश की सुरक्षा को और प्रदेश की अस्मिता को और देश की अस्मिता को आप लोगों ने खतरे में डाला है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने फुलफिल नहीं करी, और इसके लिए उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए, अपने आप खुद उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि देश चलाने में सक्षम नहीं है ये लोग। ठीक है। एक पुष्प रंजन जी, वाकई में बीजेपी को पता नहीं था, या फिर पूछा नहीं गया, या फिर सब कुछ जानकर अनजान बना जा रहा है? देखिए, पहली बार मोदी जी को सदन में जिस तरह से वो संबोधित कर रहे थे, लगा कि बड़ा लज्जित है अंदर से, क्योंकि वही मोदी जी हैं बजट से थोड़ा पहले जब मनरेगा पर व्यंग कस रहे थे, बड़े ही कुशल तरीके से अपनी बात रख रहे थे, और देश मतलब उनके अच्छे वक्ता होने का प्रतीक और प्रमाण था वो भाषण। आज लगता था जैसे सरकार बड़ी लज्जित है अंदर से कि भाई क्या हो रहा है, बिना हमारी, और अपने बचाव में सरकार को सूचना होती है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, तमाम चीज़ें हैं, नहीं पूछे जाने पर उससे बचाव के लिए ये सारा भुना जा रहा है। आज क्या हालत है, संघ उनके साथ नहीं है इस मुद्दे पर, शिवसेना लगातार बयान दे रही है, हमले कर रही अपनी सरकार पे जहाँ गठबंधन में है वो। अली शाह गिलानी जाके आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मिलते हैं, एक बड़ी घटना अपने आप में,
कि किस तरह से आपके विदेश सचिव जा रहे हैं पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए, जिसकी वजह से पिछले अगस्त में बातचीत को आपने तोड़ दी थी, विदेश सचिव की वार्ता कैंसिल कर दी थी। आज फिर आप एक हफ्ते पहले गए हो और एक हफ्ते के भीतर ये हो रहा है। अभी आज शाम को क्या हुआ कि इन्होंने एक रिहाई कमेटी गठित कर दी है कि वो जितने भी कैदी हैं जिन्हें इस तरह से जिस तरह से ये रिहाई की गई है, आगे से जो भी रिहाई करेंगे तो कमेटी तय करेगी, उसमें रिव्यू किया जाएगा। मतलब अगर आप उसे सब जुडिस मान रहे हैं तो आप ही के जो संबित पात्र हैं 2 दिन पहले वो बयान देते हैं टीवी पे ही, अगर क्लिप हो तो निकाल के देखिएगा कि 4 साल में कोई केस नहीं दर्ज हुआ है इस व्यक्ति पर। चार्जशीट नहीं फाइल, नहीं केस कह रहे हैं। आप क्लिप निकाल के देखिए ना, आप क्लिप निकाल के तहत केस दर्ज। ऐसा है, हम लोग बहुत गहराई से किसी बयान को सुनते और समीक्षा करते हैं। आप क्लिप निकाल के चला दीजिए दोबारा से। वो कह रहे हैं, आज कहा जा रहा है कि 2 साल जो भी केस दर्ज हुए हैं 27 केस, उन 27 केसों में सारी के सारी 2 साल वाली अवधि वाली है कि उसको रखा गया है। आप सब जुडिस इन सब मामलों में जनता को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। गलती हुई है, आपने गले में एक ऐसे सांप को बांध लिया है जिसे ना फेंकते बन रहा है ना बांधते बन रहा है। वही सवाल, फिर मजबूरी किस बात की? आखिर क्या मजबूरी है बीजेपी की ऐसी? जी, ऐसी क्या मजबूरी है? तो बीजेपी इसके बारे में साफ साफ बता सकती है। मनोज जी, ये जो मसरत आलम की रिहाई हुई है और उसके बाद ये पूरा जो बवाल हो रहा है, बीजेपी की वो जो व्यवहार में जिस तरीके से एक अलग सी ट्यून है वो नजर आई, पीएम के बयान में कहीं ना कहीं एक दुख सा नजर आया, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो बदले हुए थे। क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं जब देश में कोई अलगाववादी नेता, कोई देशद्रोही आतंकवादी छोड़ा जाता है तब तकलीफ होती है, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सदन का आज का नजारा यही था। अगर विपक्ष में कांग्रेस को नाराजगी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर दुखी थे तो इसीलिए थे कि कितनी बेबसी है कश्मीर में कि उसके कानून ऐसे इस्तेमाल हुए मसरत के ऊपर कि जिसके तहत 4 साल से ज्यादा उसको सजा नहीं हो सकती थी। जिस तरह पत्थरबाजी में उसने भारतीय सेना पर पत्थर फेंकवाए, जिस तरह 100 से लोगों के उसके कारण मौत हुई, वो आदमी वहां रह के भारत विरोधी हरकतें कर रहा था, देशद्रोही हरकतें कर रहा था, और उसको सिर्फ सजा का प्रावधान जिन मामलों के तहत हुआ वो 4 साल से अधिकतम था। इसका एक लीगल पहलू यह है कि उसे 4 साल से ज्यादा की सजा हो ही नहीं सकती थी जो भी उस पर मामले दर्ज हुए। दूसरा इसका पहलू है राजनीतिक, जो मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सहित बिना वजह और एक झूठ में आके वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। उनको यह मालूम था कि यह आदमी, यह आतंकवादी रिहा होने वाला है, इसको 4 साल से ज्यादा की सजा नहीं हम अदालत कोर्ट दे सकती है, इसलिए उन्होंने वाहवाही लूटने का यह तरीका अपनाया कि साहब हमने छोड़ दिया। उन्होंने क्या छोड़ दिया? इस जो उसमें धाराएं लगाई गई, जो उसमें मामले दर्ज किए गए, वो अपने पर सवालिया निशान है कि मैं किसी सरकार की बात नहीं करूंगा कि पूर्व की सरकारों ने क्या करा। क्या जिस तरह से उस पर मामले दर्ज होने चाहिए तो क्यों नहीं उस समय हुए? क्यों सिर्फ 4 साल का ही उस पर केस चला? ये सवाल ऐसे हैं कि लीगल और राजनीतिक दोनों पहलुओं से देखने पड़ेंगे। लीगल पक्ष कमजोर था इसलिए वो आतंकवादी बाहर निकला, वो अलगाववादी नेता बाहर निकला। दूसरा पहलू राजनीतिक है जिसका लाभ मुफ्ती मोहम्मद सईद उठाना चाहते हैं और जिसका लाभ दूसरी पार्टियां दिल्ली में उठाना चाहती हैं। देखिए, कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है। अगर इस मुद्दे पर राजनीति होगी इस तरह से, वो चाहे घाटी से लेकर दिल्ली तक कोई कर रहा हो, चाहे बीजेपी कर रही हो चाहे कांग्रेस कर रही हो, अंततः उसकी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी, कश्मीर की आवाम को चुकानी पड़ेगी, जम्मू के लोगों को चुकानी पड़ेगी। जहां तक आपने पहला सवाल उठाया कि बीजेपी की मजबूरी क्या थी, देखिए सबको जानते जिस तरह का वर्डिक्ट जम्मू कश्मीर में आया, कोई सरकार नहीं बन सकती थी। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य रहा है जो दूसरे राज्यों से हम तुलना उसकी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां वहां की रही हैं, जिस तरह की वहां परिस्थितियां रही हैं कि दूसरे देशों को, सीमा पार के देशों को यह कहने का मौका मिले कि इस देश का लोकतंत्र कितना कमजोर है। हमने यह दिखाया चुनाव में कि इस देश में अलग अलग धारा होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए एक साथ भी आ सकते हैं। सबको मालूम है कि दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, बीजेपी और पीडीपी, लेकिन साथ आए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार नहीं थी। कांग्रेस और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी, इन चारों के बीच तालमेल नहीं हो सकता है।
वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं मतभेद हैं लोगों में, लेकिन एक सरकार बनी। सरकार इसलिए बनी, जहां तक मेरी जानकारी है, बीजेपी भी चाहती थी कि पहली बार सरकार में आने का मौका मिलेगा। एक सच्चाई है ये, बिल्कुल हर पार्टी चाहती है सरकार में आना। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी बात बीजेपी दुहाई दे रही है, उसमें क्या बात थी कि कश्मीर में शांति, कश्मीर का विकास और बाढ़ पीड़ितों का विकास, ये 3-4 मुद्दे ऐसे थे जिसपे मुफ्ती मोहम्मद सईद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच बात हुई थी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद उस एजेंडे को छोड़कर अपना अलगाव का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, यह दुखद है। मगर बात कैसे बनेगी? चलिए ठीक है, वहां पर बात बन चुकी है, लेकिन अब कैसे आगे का रास्ता तय होगा, आगे का रोड मैप कैसे तैयार होगा? क्योंकि बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है, पीएम को जवाब देते नहीं बन रहा है। दुख तो है उनको इस बात का, लेकिन अगर इस तरीके से सब कुछ चलता रहा तो फिर कैसे होगा? क्योंकि पीडीपी मनमानी कर रही है, महबूबा मुफ्ती साफ कह चुके हैं गठबंधन की उन्हें परवाह नहीं है। आगे का रास्ता कैसे तय होगा? देखिए, जब तक चलेगा चलेगा, बीजेपी को भी जब तक कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे पिएगी, नहीं पिएगी तो वापस ले लेगी। ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले सरकारों से समर्थन वापस नहीं हुए और बीजेपी के विधायक वहां नहीं कह रहे हैं। मैं देख रहा था बीजेपी के कुछ विधायकों ने कहा है कि एक सरकार ने कई सरकार कुर्बान कर सकते हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर के एक अखंडता के लिए। तो ये तो पीडीपी को भी सोचना पड़ेगा, केवल घाटी से देश नहीं चलेगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों से देश चलेगा और तीनों की भावनाओं से चलेगा। अगर मुफ्ती मोहम्मद ये चाह रहे हैं कि घाटी की भावनाओं की चिंता वो करेंगे तो केवल उससे बात नहीं बनेगी। और देश की जनता देख रही है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद क्या कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से हम सवाल पूछेंगे, जवाब भी लेंगे। पुष्प रंजन जी, ये सवाल उठ रहा है कि ठीक क्या बीजेपी अभी वॉच कर रही है महबूबा मुफ्ती को, पीडीपी को, सीएम साहब को, कि आखिर कितने कड़े कदम ये उठा सकते हैं? क्या इनसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा? वेट एंड वॉच की स्थिति में है क्या बीजेपी अभी? बिल्कुल नहीं है। अगर ये वेट एंड वॉच और देश की कीमत पर हो, जैसा मनोज जी बता रहे हैं, देश की कीमत पर अब कब तक हो सकता है कि कल को पीडीपी ऐसी कोई बड़ी गलती कर दे, मुख्यमंत्री के कलम से कुछ ऐसी इबारत लिख दी जाए जिससे फिर सुधारना मुश्किल होगा। क्योंकि वहां का जो आप पलट नहीं सकते हैं, एक बार मुख्यमंत्री ने किसी चीज पे अगर कर दिया तो आप संसद में भी नहीं पलट सकते हैं, जो प्रावधान है उस हिसाब से। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अगर उनका दिमाग घूम गया अगर किसी ऐसी चीज पर, क्योंकि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके हिसाब से चल नहीं रहे हैं। कहीं भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये कैदियों की रिहाई का इशू नहीं उसमें डाला गया है। शुरुआत तो बयान से हो गई थी। जिस दिन सीएम पद की शपथ ली उसके तुरंत बाद उन्होंने अलगाववादी नेताओं के फेवर में बयान दे दिया था। और एक और मुश्किल है कि न्यायपालिका, जिस सब जुडिस वाली बात हो रही है, न्यायपालिका का क्या रोल है और राज्य न्यायपालिका का, ये तो कहीं खुल के सामने नहीं आ रहा है। उनके पास अगर रिहाई का ऐसा कुछ फरमान जारी किया था तो क्यों नहीं सामने सरकार रख रही है कि भाई वो ऑलरेडी वो रिहा हो चुके हैं, प्रशासन के पास वो कागज है। वो तो कह रहा है कि एक छोटे जेल से निकल के बड़े जेल में मैं आ गया हूँ, ये देश पूरा का पूरा जेल है, इस जेल को ठीक करना है। इतनी ऐसे बयान बड़े बड़े स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही है, पीडीपी अपनी मनमानी कर रही है, बीजेपी बेबस नजर आ रही है। आखिर ये कैसा गठबंधन, कैसी सरकार, जम्मू कश्मीर में आगे का रास्ता कैसे तय होगा इन हालातों में, बड़ा सवाल ये है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो मुश्किलें हैं लगातार खड़ी होती जा रही हैं। विपक्षियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया है, जवाब मांगा जा रहा है। पीएम ने जवाब दिया लेकिन संतुष्टि विपक्ष को नहीं मिली और सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों बीजेपी गठबंधन नहीं तोड़ देती अगर बीजेपी की सुनी नहीं जा रही है। जाहिर सी बात है कि अगर गठबंधन में 2 पार्टियां हैं तो आधा आधा हिस्सा बनता है, इधर भी पूछा जाए उधर भी पूछा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पीडीपी अपनी मनमानी कर रही है। आज वो लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया कि हमें क्या मिला। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। संदीप दुबे जी, जवाब दीजिए, उन लोगों ने जिन्हें जम्मू में आपको वोट मिला है अच्छा खासा, आज वो लोग क्या सोच रहे होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? ऐसे जम्मू कश्मीर का विकास हो पाएगा क्या? बीजेपी की जब दखल अंदाजी नहीं है तो फिर आप कठपुतली बनकर रह जाएंगे, क्या भूमिका रह जाएगी फिर आपकी?
नहीं देखिए, हम लोग पहले भी हमारी सारी बातें लगभग हमारे मनोज वर्मा जी ने कहा कि देश को हम आगे रख के, आगे सोच के हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए देश पहले है। हमने कई सरकारें कुर्बान करी हैं देश के लिए। तो जम्मू कश्मीर का जो मामला है उसको लद्दाख भी जोड़ लीजिए, मनोज वर्मा जी ने कहा। तो ये जो मामले हैं सारे, इस पे बड़ी गंभीरता से हम लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और बार बार उनको हिदायत भी दी जा रही है कि वो संभल जाए। और इसके लिए हाँ, पूरे देश से आवाज आ रहा है, हमारे राजनीति के अंदर से, बाहर से, और देश से भी आवाज आ रहा है। इस आवाज को देखिए, तो इसी आवाज को तो आज मोदी जी कह रहे थे सदन के अंदर। इतना अच्छा प्रधानमंत्री भारत को मिला है कि वो जनता की जो आक्रोश है उसको भी लीड करता है, उसको कहता है और बेहिचक कहता है, चाहे उसकी आलोचना हो अंदर हो या बाहर हो। एक सत्य को सत्य कहने की साहस लेके अगर कोई भारत में प्रधानमंत्री आए तो उसकी हम लोग को इस तरह निगेटिव पक्ष नहीं देखने चाहिए। इसके पॉजिटिव पक्ष भी हैं। पॉजिटिव पक्ष ये है कि पॉजिटिव पक्ष ये है कि जम्मू कश्मीर के सरकार पे दबाव बनाने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी को पार्टी ने निर्देशित किया, और सभी गतिविधियों पे वो आप पीडीपी पर दबाव बनाएंगे। हाँ, क्यों नहीं दबाव, हमारा दबाव है ही है। और पीडीपी आपके दबाव में आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं? वो गलत करेगी, हम छोड़ देंगे, गठबंधन से हट जाएंगे। हम क्यों उसे गलत करने देंगे? क्योंकि हम हर सरकार की बारीकी है, सरकार के साथ हमें उस बारीकी को हम समझेंगे, उसे हमारी माननी पड़ेगी। ऐसी क्या मजबूरी को हमारी नहीं माननी? जम्मू कश्मीर के सीएम ने शपथ लेते ही एक बयान दिया था, और काफी महत्वपूर्ण बयान था, और उसके कई मायने निकाले जा रहे थे। उन्होंने आतंकवादियों की तारीफ कर दी, अलगाववादी नेताओं की तारीफ कर दी कि ये ना होते तो शायद चुनाव नहीं हो पाता। उन्होंने तमाम सेना, तमाम फोर्स, तमाम जो पुलिस ऑफिसर लगे, चुनाव आयोग की मेहनत को गड्ढे में डाल दिया, पानी में डाल दिया। आपकी तरफ से चू भी नहीं हुई। देखिए, ये आप दूसरे पक्ष, इसके एक दूसरा भी पहलू है कि कई ऐसे लोग जो आतंकवादी थे, अलगाववादी थे, वो अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रख के और चुनाव में उन्होंने हिस्सेदारी ली, भाग लिया, और आज वो लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं। उन जैसे लोगों को अगर उन्होंने कुछ कह दिया, इसका दूसरा भी पक्ष है। आप कहें कि जो जेल में बंद हैं, जो पाकिस्तान द्वारा, तो हम दोनों पक्ष को अगर समायोजित करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों पक्ष को साथ में लेके और हम अच्छा लोकतंत्र डेवलप करना है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमें मजबूत सरकार चाहिए जो सभी समस्याओं से, वहां की जो समस्या आज क्या, बाढ़ ने जम्मू कश्मीर की हालत खराब कर दी, श्रीनगर की स्थिति बहुत बुरी हो गई। तो सभी मुद्दों को लेकर मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई? क्यों नहीं हुई है? हमें जम्मू कश्मीर को तो अच्छा बनाना है, अच्छा है, उसको और अच्छा बनाना है। कि अगर पीडीपी और आप में बात हुई इन मुद्दों को लेकर, तो सबसे पहले इन मुद्दों पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर की जो जनता है इन्हीं मुद्दों को लेकर, अपने विकास को लेकर, अपनी तकलीफों को लेकर वोट दिया है कि आइए सबसे पहले जनाब हमने वोट दिया, हमारा विकास कीजिए। लेकिन काम तो कुछ अलग ही हो रहा है। देखिए, ये बयानबाजी अभी चल रही। आपकी और पीडीपी की क्या इस मुद्दे पर सबसे पहले बातचीत हुई कि पहले ये सुलझाए जाएंगे, फिर हम सेकेंडरी उस लेवल पे काम करेंगे? देखिए, ये सारी चीजें मनोज वर्मा जी कह चुके हैं। हमारे सभी मुद्दों पे जो वहां की जितनी भी समस्याएं, उन सभी समस्याओं को लेके और एक सामंजस्य बैठा के जो हमारा याराना गठबंधन बना कि हम जम्मू कश्मीर को डेवलप करेंगे, वहां के लोगों को सशक्त बनाएंगे। याराना गठबंधन आपका दिखाई नहीं दे रहा है, भले ही आप ये याराना गठबंधन इसको बता रहे हैं। तो इन सबको लेके चलने का एक मौका है, कुछ मौका मिले, सरकार अच्छा काम करेगा, गलत करेगी हम उसे छोड़ देंगे। स्टेटमेंट हम हमारे लिए सरकार इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है। नहीं झलका है। दुष्यंत जी, क्या कहेंगे आप? एक याराना गठबंधन, और इस याराना गठबंधन में ये निकल कर आया। देखिए, याराना गठबंधन अब हमारे दुबे जी बोल रहे थे और वो बार बार मनोज जी को कोट कर रहे हैं। मनोज जी ने तो कुछ और ही कहा है। अब मनोज जी तो देश विदेश के देश के पक्ष की सारी बातें कही। आप कह रहे हैं नहीं, आप बराबर उल्टा ना करिए ना, आगे इस चीज को बढ़ाएं। कह लीजिए आप जो कहना कहिए। अब मैं तो देखता भी नहीं हूँ, आप जो बोलते रहे। क्योंकि दुष्यंत जी ने अब आदत बदल ली है, वो पहले इत्मीनान से सुनते हैं फिर जवाब देते हैं। देखिए, ऐसा है कि देश का इसमें 3 पक्ष हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर देश का ये कह दे कि मेरी नॉलेज में बात नहीं है, तो आप उसको एनालाइज करिए, मेरी बात को मत मानिए। यहाँ बैठे हैं प्रबुद्ध लोग, यहाँ पुष्प रंजन जी बैठे हैं, मनोज जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि मैं तो कुछ और कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा अक्षम प्राइम मिनिस्टर जिसको कुछ नहीं मालूम और देश से कोई लेना देना नहीं, और ऐसा ही होम मिनिस्टर। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। नंबर 2, पीडीपी सरकार उनके दम पे सरकार, अगर बीजेपी वहाँ ना हो तो पीडीपी कैसे सरकार बनाएगी? और अगर उसका सीएम ये बात कह दे कि अलगाववादी तत्वों और हुर्रियत वालों और आतंकवादियों और पाकिस्तान सरकार का शुक्रगुजार कि उन्होंने हमारी सरकार बनवा दी, चुनाव करा दिए, तो वहाँ सारी मशीनरी जो आपने कहा विपनेश जी, वो सारी मशीनरी, साथ साथ चुनाव आयोग
और वहाँ की जनता, उसकी भी इंसल्ट, उसकी भी बेइज्जती इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने की और इस वहाँ के सीएम ने की। जो देश में जो विश्वास एक पैदा हुआ कि भाई इतना ज़बरदस्त वोट हुआ और वहाँ के लोग मुख्य धारा, विकास की धारा में आना चाहते हैं, तो उसको भी इन्होंने धता बता दी और उनके कृत्य पे, उनके कार्य पे, उनकी वोट पे भी क्वेश्चन मार्क कर दिए। नंबर तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर बड़ा नैतिकता से परिपूर्ण भाषण उसमें दे रहे हैं, तो फिर उनके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर वो वहीं से खुलेआम उनको जवाब दें कि हम बातों को कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त क्या करेंगे? क्या किया उन्होंने? क्या बर्दाश्त नहीं किया? अगर देश की प्रभुता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको बर्दाश्त आप नहीं बताइए, किया आप ही तय करिए, जाएगा। आप ही तय करिए। प्रश्न यही बनता है, क्या देश की एकता, अखंडता, अस्मिता से खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या उनकी सरकार वहां नहीं है? और अगर उनकी सरकार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही बता दें कि ये देश की एकता और अखंडता और अस्मिता के लिए प्रतीक है, ये जो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है। मेरा कोई विरोध उनसे नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध सरकार से नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आप लोग सेटिस्फाई हैं, मुझे तो लगता है कि मनोज जी ने इससे इतनी अच्छी बात कही है कि, और पुष्परंजन जी ने भी ये बात कही है कि बातचीत नहीं है, प्री प्लान्ड है और केंद्र सरकार उसे मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं है, उसको सब बात मालूम है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं सही मौके का, जिससे कि अपना वोट बैंक फिर सुरक्षित रख सके। मगर इससे पहले जो सरकार रही है जम्मू कश्मीर में, मसरत आलम के ऊपर जिस तरीके से मनोज जी ने जिस तरीके से कहा कि उसने जो काम किए और भी कड़ी धाराएं लग सकती थी, लेकिन ये कमजोर धाराएं आखिर क्यों देखिए, लगी? आज वहां सरकार हमारी नहीं है, ना हमारी केंद्र में है, ना हमारी राज्य सरकार में है। मैं उसी बात ये तो बात आपने कही है, जब आप कह रही हैं तो मैं उस बात को मान रहा हूं, मैं इस बात को मान रहा हूं कि वहां हमारी सरकार थी, लेकिन आप आज तो आपकी सरकार है ना, वहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और पीडीपी की सरकार है। और तब ये प्यार क्यों लुटाया गया मसरत आलम के ऊपर? मुझे पूरी बात तो कहने दें। चार्जशीट फाइल नहीं हुई, 4 साल में एक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, जो 90 दिनों के अंदर करना होता है। आप ऐसा करें कि वहां आज केंद्र में सरकार बीजेपी की है, आज राज्य में सरकार बीजेपी पीडीपी की है, तो बना लें उन पर केस या छोड़ देंगे सबको। अगर उनको लगता है, धता बता रहे हैं वो, उन्होंने तो 370 भी कहा था, उस इशू को डाइल्यूट कर दिया। तो आप ये इसको तर्कों में ना उलझाइए, जो वहां की वस्तु स्थिति है उसको क्लियर होने दीजिए। हकीकत ये है, केंद्र सरकार के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पूरी केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिली हुई है, वो उनका छुपा हुआ एजेंडा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सबसे अहम पहलू यही है कि राज्य सरकार ने आगे सबसे पहले यही काम किया। अभी पाइपलाइन में आसिफ हुसैन पख्तू का नाम भी आ रहा है और अभी बहुत सारे दुर्दांत आतंकवादियों का नाम भी आ रहा है। तो उससे पहले जो आरोप आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, उन सरकारों को बोलिए ना कि पहले से ही दुरुस्त कर लें अपने कानूनों को, और पहले से ही केंद्र सरकार तैयार हो जाए कि ये भी सब होने वाला। फिर आप हमसे सवाल मत करना कि 1.5 साल पहले आपकी सरकार थी या 2 साल पहले आपकी सरकार थी। ऐसा है, ये पार्टी देश को धोखे में रखने वाली, गुमराह करने वाली, और देश की एकता अखंडता से कोई लेना देना इनको नहीं है। इनके मंत्री कुछ बोलते हैं, इनकी सहयोगी दल कुछ बोलते हैं, साक्षी महाराज ने आज ही बोला है, और दूसरे सब लोग बोल रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सरकार देश के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और प्राइम मिनिस्टर सरासर झूठ बोल रहे हैं, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। दुष्यंत जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप ठीक है, बहुत अच्छा कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, फिर मणिशंकर को क्यों नहीं आप लोगों ने कंडेम किया? मणिशंकर अय्यर ने जब कहा कि अस्थि कलश जो है, अस्थि कलश नहीं, जो उनके अवशेष हैं वो वापस होने चाहिए, तो उस पर आप लोग एकदम चुप लगा गए। ये बड़ा विचित्र लगता है कि दोहरा क्यों रवैया है फिर कश्मीर वाले इशू? देखिए, आपका प्रश्न वाजिब है। मैं हमारे जो ये मणिशंकर अय्यर हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, ये पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता तो है। एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस के जो वहां विधायक हैं, विधानसभा के पटल पे उन्होंने लिखित तौर पे मांग करी कि तो ये तो इनकी नीति और नियत में खोट है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखावापन है, और इनके किए हुए ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। समय लगेगा, थोड़ा सा सुधर जाएगा सारी चीजें। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। ऐसा है कि आपने हमारी नियत और नियति, और आपने हमारा भविष्य भी और भूत भी सब आपने मिट्टी में मिला दिया। जो किया था हमने वो भी, वो तो जनता ने मिला दिया दुष्यंत जी, जनता ने, देश की जनता ने। पहले पुष्परंजन जी के सवाल का जवाब आप जरा मुझे कहने दीजिए, मैं जरा बात कहूँ ना। पहले मैं ये ज्यादा आतुर है, मैं पहले इनके आंसर दूं, उनका तो मैं दूंगा आंसर। ऐसा है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, और मैंने जो बात साफ साफ आपसे कही कि इनका वहाँ जो उद्देश्य है वो अफरा तफरी फैलाना है, वहाँ को
स्टेबल नहीं होने देना। उद्देश्य किसका, बीजेपी या पीडीपी का? बीजेपी का जो उद्देश्य है, बीजेपी तो अभी कुछ कर ही नहीं, डिसीजन तो पीडीपी ले रही है। मैं भी आपसे यही बात, आप कैसे कह रहे हैं पीडीपी ले रही है? वहां उनकी सरकार नहीं है, हट जाए सरकार में से और देखा कैसे डिसीजन वो लेते हैं। अभी बोला, अभी पुष्प रंजन जी ने ये बात कही कि इससे पहले कि वहां कोई और बात और स्थिति खराब हो, उससे पहले वो समझ लें, बात को जरा संभाल लें। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्दे के पीछे से खेल बीजेपी, पर्दे के लिए ओपन है, ओपन है। प्राइम मिनिस्टर धमका भी रहे हैं हाउस में, उनकी भाषा देखिए आप, वो भाषा ये बोल रहे हैं कि हमें देशभक्ति मत सिखाइए। अरे आप एक तो गलत काम कर रहे हैं, आपकी सरकार है, ऊपर से आप बोल भी रहे हैं। या तो आप सीधे सीधे बोलिए कि हम सरकार में नहीं है। ये हमारा पीएम ने जो बोला वो देश के खिलाफ बोला, देश की जनता के खिलाफ बोला, प्रदेश के खिलाफ बोला। प्राइम मिनिस्टर को साफ साफ बोलना चाहिए हमारी सरकार नहीं है वहां पे। अगर हमारी सरकार होती, हमारी सरकार का बयान ही नहीं है तो हट जाए उससे। नंबर एक बात, सरकार रुक जाइए जरा, तो आप ये मध्य को भटकाइए नहीं दुष्यंत जी। नंबर 2, आपके जो बात हमारे पुष्प रंजन जी कह रहे थे, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि जो मणिशंकर अय्यर साहब हैं, आपका उस पर दोहरा रवैया क्यों? देखिए, कांग्रेस के वो प्रवक्ता नहीं है। अगर उन्होंने वो अपना बयान दिया तो अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में दिया। दूसरा, इस सवाल को आप चैनल के माध्यम से, आपके तो बहुत सारे पत्रकार हैं, उनसे पूछिए भाई आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, या कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए। अच्छा, दूसरा, मेरा अपना मत इस पर यह है कि वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और पार्टी, वो अपना विचार उन्होंने जो दिया उसको पार्टी ने एंडोर्स भी नहीं किया। कांग्रेस नेता की लीडर तो है, मैं तो जो मैं कह रहा हूं मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। नहीं, आप सहमत हैं मणिशंकर अय्यर के बयान से? नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं तो उस बात से सहमत पूरी तरह से सहमत विधायकों ने किया, उससे आप पार्टी की जो बात है, पार्टी ने वो बात अपनी रखी नहीं है। चलिए, उसमें पार्टी विचार करेगी, पार्टी इसको जवाब नहीं है। उन्होंने, इनके सीनियर लीडर ने जो स्टेटमेंट दी, सहमत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आज सबसे पहले ये जो 2 महीने लगे सरकार बनने में, पीडीपी और बीजेपी साथ आए कुछ समझौतों के साथ, तो क्या सबसे पहले यही समझौते हुए थे, या फिर जिस तरीके से संदीप दुबे जी बात कर रहे हैं कि बाढ़ का है, वहां पर विकास का मुद्दा है, लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, सबसे पहले काम उन पर होना चाहिए था, लेकिन काम हो क्या रहा है? क्या जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा तो नहीं हो गया? 2 महीने लगे थे माधव जी को और अमित शाह जी को कि पूरा एजेंडा तैयार हो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी 5-6 दिन पहले यहाँ के अखबारों में छापा इन्होंने, पूरे राष्ट्रीय दैनिकों में छापा गया है। और उसमें जो इनका पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, उस पे 3 चीजों पे उन्होंने जोर दिया कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। वाजपेयी जी के समय इस एजेंडे को लेके घाटी में चला गया था और उस एजेंडे का जो लक्ष्य रह गया था, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। घाटी में हम संवाद लोगों से स्थापित करेंगे, लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीजें इसमें हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि कैदियों को किस तरह से आप रिहाई किस फार्मूले पे करेंगे, क्या उसके लिए बनना चाहिए था। घाटी में जो विकास के तमाम चीजें इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है, उस पे नहीं आ रही है सरकार अभी। उस पे उप मुख्यमंत्री को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, तो कैसे चलेगा? पूछा ही नहीं जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि हमारे नॉलेज में नहीं है कुछ। आज जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी शाखा के जो नेता हैं, आज बाकायदा गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, ये आश्वासन लेने के लिए कि भविष्य में आप इस तरह से रिहाई नहीं करेंगे, इसमें पार्टी की फजीहत हमारी हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री को जवाब देने में मुश्किल हो रही है। लेकिन सवाल ये कि आप ये तो राज्य में जो चल रहा है सो चल रहा है, दिल्ली में जो कुछ पक रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान उच्चायोग जिस तरह से पका रहा है, इस पूरे तालाब में जो मछली मारने की चेष्टा पाकिस्तान कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपका विदेश मंत्रालय क्या चाहिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुला के विरोध प्रकट करना कि आपने क्यों बात की, किस बिना पे आप बुला के अलगाववादी नेता से बात कर रहे हैं आज की तारीख में? क्या आपके एजेंडा आपका क्या रहा है? क्या घाटी में फिर दोबारा से आप अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं? इन तमाम चीजों को, इस पे गृह मंत्रालय क्यों चुप है? ठीक है, जो गलती घाटी में हो रही है, मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? दिल्ली में आपको क्या एक चिट्ठी भी या बुला के आपको बात नहीं करनी चाहिए विदेश मंत्रालय की? क्यों पाक कुछ कर क्या रहे हैं और आगे क्या करेंगे इस तरह से? ठीक है मनोज जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, और एक सवाल मैंने आपसे पूछा भी था, क्या बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है? क्या बीजेपी पीडीपी पर दबाव बनाएगी अगर वेट एंड वॉच की स्थिति में, या फिर बैक स्टेप होगी? सवाल ये है। विपनेश जी, जो पुष्परंजन जी ने बात कही, जो दुष्यंत बात कह रहे हैं, लाजमी तौर पे सवाल उठेंगे।
कश्मीर एक ऐसा मामला है, जम्मू कश्मीर का सवाल उठेंगे, लेकिन मैं इसमें दो तस्वीर देख रहा हूं। मैं कांग्रेस और बीजेपी की उसमें नहीं जाऊंगा डिबेट में कि कांग्रेस ने बीजेपी को क्या कहा, बीजेपी ने कांग्रेस को क्या कहा, कि अगर हम गलतियों का पिटारा खोलने बैठेंगे तो 47 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर को लेकर किसने कितनी गलतियां करी, लंबी डिबेट उस पर हो जाएगी। और मुझे लगता है देश को अब पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां तक मैं दो तस्वीर देख रहा हूं, जनसंघ से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने और दूसरे राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर की एकता अखंडता के लिए समय समय पर कुर्बानियां दी हैं, और सबने संसद ने भी संकल्प लिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। और इस संसद ने, देश की संसद ने हमेशा आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की है जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाया जाता है। इस पर कहीं कोई मतभेद देश में नहीं रहा है कि जम्मू कश्मीर का विकास होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बंद होना चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी भी कहती है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, इसलिए मतभेद की बात पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इस चुनाव से एक उम्मीद की किरण थी जो मुझे भी लगती थी, देश के तमाम लोगों को लगती थी कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद अगर पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रहे हैं तो शायद इसलिए कर रहे हैं कश्मीर का विकास होगा, कश्मीर से गरीबी दूर होगी, कश्मीर के नौजवान को रोजगार मिलेगा। इसलिए नहीं करा था कि तुम आतंकवादियों को छोड़ोगे, तुम पाकिस्तान की सरपरस्ती करोगे, इसलिए समर्थन नहीं हुआ था। और इसलिए आज दो तस्वीर सामने आ रही हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल उसी तरह है जिस तरह कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर की एकता के लिए तमाम कुर्बानियां दी हैं, तमाम समझौते किए हैं, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन क्या तस्वीर आ रही है कि कश्मीर घाटी का एक राजनीतिक क्षेत्रीय दल अलगाववाद की भाषा बोल रहा है, अलगाववाद की तस्वीर पेश कर रहा है, दूसरी तरफ एक राष्ट्रीय दल विकास की जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है। तो ये दो तस्वीर हैं, एक तरफ मकौटा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लगा रखा है अलगाववाद का, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल राष्ट्रीय दल है कांग्रेस की तरह, वो विकास की बात कर रही है। तो अब ये देश देख रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद घाटी से निकले हुए नेता लोग किस तरह किस भाषा का, अलगाववादी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही है। मुझे लगता है कि देश को बहुत जरूरत है इस मुद्दे को समझने की और इस तस्वीर को देखने की, इन दो चेहरों को देखने की कि देश के जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी सोच क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर, और जो घाटी से निकले हुए दल हैं उनकी सोच क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर। संदीप दुबे जी, ये शिवसेना ने भी अपने सामना में छाप दिया है कि जिस बात का डर था वही हो गया जम्मू कश्मीर में, और डर बताया है इसको, खुशी नहीं जताई है। क्योंकि पहले भी सवाल उठे थे जब ये गठबंधन बना था कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो शांति है उसके साथ समझौता किया जा रहा है, और ये बात तब समझ नहीं आई थी। लेकिन पीडीपी अब जिस तरीके से मनमानी कर रही है उसमें कहीं ना कहीं लोग उसको सही ठहरा रहे हैं कि जिस बात का डर था वही हो गया, और बीजेपी ने साथ दिया है उसमें। देखिए, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री जी ने आज सदन के अंदर बयान दिया, और चाहे जो भी कोरी अफवाह भाजपा के बारे में फैलाई जाए या जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं या प्रधानमंत्री जी को कमज़ोर देखना चाहते हैं, उन सब की जो मनोकामना है वो पूर्ण होने वाली नहीं है। हम इस भारत को और खासतौर से जम्मू कश्मीर के भी अंदर आप नफरत को प्यार से ही जीत सकते हैं। आप नफरत, एक सर के बदले दूसरा सर, ये तो पूरे देश में, ये आप अपनी बात कर रहे हैं, पीडीपी की बात कर रहे हैं। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैं भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमें जम्मू कश्मीर की हालत को सही करना है। लेकिन आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। प्रायोरिटी पर पीडीपी के सीएम है। बात तो मेरी पूरा हो जाने दीजिए ना। हम क्यों नहीं, हम गलत होने नहीं दे, हमने शुरुआत करी है, जनता का दबाव है, जनता चाहती है, हम वो करेंगे जो जनता चाहे। साहब आप अकेले क्या करेंगे? हम क्यों क्या नहीं कर सकते? पीडीपी का लगातार दबाव आपके ऊपर बनता जा रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। विकल्प है, हम लोग बाहर आ जाएंगे, सरकार से बाहर आएंगे, क्योंकि लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की हालत अब बद से बदतर हो। जो स्थिति जम्मू कश्मीर की है उसमें सुधार की बहुत जरूरत है, और जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जो उम्रियत में बहुत दिनों आया है उसको और मजबूत बनाना है। हमें मिलके आगे बढ़ना है, हमें इस देश को मजबूत बनाना है। तो ये बहुत बड़ी सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। छोटे इंतजार किस बात का है? पीडीपी के साथ फ्रंट पर आकर आप बातचीत कीजिए कि सबसे पहले हमें हमारे प्रतिनिधिमंडल वहां गए हैं, हमारे पार्टी की तरफ से अधिकृत मोदी कह रहे हैं, अमित शाह जी अधिकृत किए गए हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत है, तो कुछ समय तो दीजिए, चीजें सब अपने आप सही हो जाएंगी। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें समय ले रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो पीडीपी को यह कहने का मौका देना नहीं चाहती, या पाकिस्तान को यह कहने देने का मौका नहीं चाहती कि देखिए
भारत देश की नेशनल पार्टी ने वहां पर सरकार नहीं चलने दी, वहां जमहूरियत नहीं होने दी, वहां लोकतंत्र नहीं होने दिया। इस तरह की भाषा का प्रयोग ये पीडीपी के लोग बाद में कर सकते हैं, अलगाववादी नेता कर सकते हैं। मुझे लगता है इसलिए थोड़ा समय शायद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ले रहा है। लेकिन जैसा बीजेपी के हमारे प्रतिनिधि संदीप जी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से देर सवेर बीजेपी नेतृत्व को फैसला लेना ही पड़ेगा। पुष्परंजन जी, इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, एक खतरा, देखिए दो चीजें हैं जिस पर उस खतरनाक पक्ष पे हम लोग कम जा रहे हैं। एक तो हुर्रियत नेता जिस तरह से अपने उस अतिवादी खाल से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान को फिर से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य इसके पीछे फंड होता है, पाकिस्तान से उनको लेना होता है फंड, ताकि घाटी को अस्थिर कर सके। उस नाते एक नेता यहाँ दिल्ली में बैठा है जो आज मिला उच्चायुक्त से, उसे भारत सरकार अपने स्तर पर, मैं दोहरा रहा हूँ बार बार इस बात को, कि भारत सरकार अपने स्तर पर उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। आप चाहते तो हाई कमिश्नर से उस मुलाकात को किसी भी तरह से रोक सकते थे। तो यानी आपके दिल्ली में आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो अलगाववादी नेता घाटी से उठ के आ रहे हैं और यहाँ पर पाक उच्चायुक्त में जाके मिल रहे हैं, उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप घाटी में कैसे रोक लेंगे? घाटी में आज भी जुलूस निकला है कई ऐसे इलाकों में, 2-4 दिन पहले से निकल रहा है जुलूस, अलग अलग जो वहाँ के अलगाववादी नेता है वो निकाल रहे हैं। आज तो अभी एक 10% अलगाववादी नेता वहाँ पर स्वर अपना उठा रहे हैं। आगे चल के ये लगातार अगर 30, 40, 50% भी इस तरह की आवाज़ें उठी, और आप भीड़ देखिए, जो विजुअल्स आ रहे हैं उस विजुअल्स में भीड़ दिख रही है, तो एक तरह से ये बड़ा खतरनाक संकेत है। सवाल अब ये उठ रहा है कि ठीक है, बीजेपी अभी देख रही है, सब कुछ देखने के बाद बीजेपी क्या कर लेगी? अगर पीछे हटती है तो ये कितना सही रहेगा कदम? क्या बीजेपी दबाव पीडीपी पर बना पाएगी? क्या अपनी बात रख पाएगी? क्या पीडीपी मौका देगी? ये होगा क्या? जम्मू कश्मीर की जनता के साथ इंसाफ कैसे होगा? मुझे तो राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने हित हो जाएंगे। विघ्नेश जी, मुझे पीडीपी का एक भी प्रवक्ता अब तक नहीं मिला जिसने ये महसूस किया हो कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। इसमें हमें चाहिए था कि केंद्र सरकार से मशविरा करते, इसमें चाहिए था कि उप मुख्यमंत्री से हम बातचीत करते और उनसे शेयर करते सूचनाओं का। एक भी प्रवक्ता, तमाम चैनल पे, अखबारों में जितने भी प्रवक्ताएं हैं, वो इस बात को सही ठहरा रहे हैं कि उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। तो मगर विपक्ष सवाल ये उठा रहा है, जैसे दुष्यंत जी ने कहा कि सब कुछ मालूम है बीजेपी को, अब भाजपा पहले से ही तय हो चुका है, लेकिन बीजेपी जानकर नहीं, यदि मालूम है तो इसका मतलब आपका राष्ट्रवाद जो है छद्म राष्ट्रवाद है। आप जिस राष्ट्रवाद के एजेंडे पर देश की जनता से वोट लेते रहे, या जो पाकिस्तान के विरोध में तुर्की व तुर्की जवाब देने की कस्में खाते रहे, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते रहे, आज तो सारा धीरे धीरे निकल जाएगा, सारा वो गुब्बारा धीरे धीरे पिचकना शुरू हो जाएगा। तो कहाँ आपका वो राष्ट्रवाद है? और ठीक है, राष्ट्रवाद के अलावा आप सूबे के विकास की बात कर रहे थे, हमने इसीलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात की। घाटी में बाढ़ से तबाह उस घाटी को फिर दोबारा से वहां पर कैसे खड़ा करना है, इस पे तो बात ही नहीं हो रही है, इस पे कोई प्रोग्राम नहीं बन रहा है, सारा कुछ भटक सा गया है, सब कुछ अलगाववाद की और सर एक बड़ा सवाल ये है कि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, पीडीपी की क्या जिम्मेदारी बनती है? जनता ये भी तो देख नहीं, देश के प्रति और सूबे के प्रति तो पीडीपी अपने जिम्मेदारी से पीडीपी अपना कर्तव्य कैसे निभा रही है, किस तरीके से विकास के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है? कि अलगाववादी नेताओं का साथ दिया जा रहा है, जो घाटी जूझ रही है बाढ़ की समस्या से, तमाम मुद्दों, उस तरफ पीडीपी का ध्यान नहीं है। सबसे पहले क्या यही वादे पहले किए? जिस पार्टी का नेता और मुखिया, जो मुख्यमंत्री भी सूबे का कभी केंद्र में मंत्री हुआ करता था, अपनी बेटी की रिहाई के बदले आतंकवादियों को छोड़ के कंधार भेज दिया, उस व्यक्ति का क्या कहना है? उस पर आप इतना ट्रस्ट कैसे बीजेपी के लोगों ने किया? ये तो धीरे धीरे आप उस व्यक्ति को दोबारा से निमंत्रण दिया। घाटी में देखिए सब कुछ शांत हो गया था, बहुत आराम से वहाँ पर प्रशासन वगैरह चल रहा था, युवा भी मुख्य धारा में जुड़ गए थे, फिर अचानक से युवाओं को भटकाने का सिलसिला शुरू हो गया। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, उसको कैसे रोक पाएंगे? इतना बड़ा डैमेज कंट्रोल कैसे बीजेपी कर पाएगी, ये प्रश्न है। दुष्यंत जी, क्या आप मौका देंगे बीजेपी को थोड़ा सा देखने का, समझने का, कि चलिए ठीक है, एक बार देख लीजिए, जिस तरीके से सवाल उठ भी रहे हैं, कोई ना कोई फैसला बीजेपी जरूर ले लेगी भविष्य में? नहीं, हमारे मौके देने ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी सरकार है, वो दोनों मिलकर सरकार वहाँ चला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न बनता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा कि हमारी आलोचना भी होनी चाहिए, आक्रोश भी होना चाहिए, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें देश प्रेम मत सिखाइए, नैतिकता की भी उन्होंने बात की। मैं आपसे एक छोटा प्रश्न बनता है कि जब आप सारी बातें कह रहे हैं और आपकी सरकार के राज्य के अंदर है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे
और ये हमारे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें नहीं आता है। आप एक काम करें, या तो इसको वापस ले लें या हम आपसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो कम से कम लोगों को ये विश्वास तो हो कि वो इसके प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमने एक आदमी कोई अपॉइंट किए हैं, वो वहां से रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट के बाद हम लोग फैसला करेंगे। तो इसमें समय देने की वो समय खुद ही उनके पास है, उन्होंने अपने आप ही समय ले लिया है। मेरा आपसे जो प्रश्न है, मैं इस बात से थोड़ा मुझे दुख है कि जिसमें अभी हमारे पुष्परंजन जी कह रहे थे कि घाटी में स्थितियां ठीक हो रही थी, युवा मुख्य धारा में आ रहा था, मनोज जी ने भी ये बात कही, और इसका सबसे बड़ा प्रतीक जो है वो ये है कि वहां वोटिंग बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज हुआ, वो इस बात का प्रतीक है। उसमें आप कम से कम मुख्यमंत्री की जो मंशा ये थी कि अलगाववादियों की वजह से, आतंकवादियों की वजह से और पाकिस्तान का शुक्रगुजार, इनकी वजह से यहाँ पे सरकारें बन रही, यहाँ पे चुनाव हो गया, बहुत अच्छा चुनाव हो गया। तो क्या जो वो वोट डले, जो इतना परसेंट वोट बढ़ के पड़ा, तो क्या वो आतंकवादी, उग्रवादी और पाकिस्तान की वजह से पड़ा? तो आपने तो हमारे सारे सिस्टम पे ही धता बता दिया। आपने तो चुनाव आयोग को ही क्वेश्चन में ला दिया, और इवन चुनाव आयोग से बड़ी वहां की जनता जो इतना निकल के आई और उन्होंने ये बात माना कि हम विकास की मुख्य धारा में आए, हम देश की मुख्य धारा में आए, जिससे कि हम लोग अपना वोट ठीक से करें, तो हमारे प्रदेश में, एक सेकंड, हमारे प्रदेश में ठीक से वहां की परिस्थितियां ठीक हो सके। मैं आपको दोबारा इस बात को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के लोगों में लाना चाहता हूं कि इस देश की सरकार देश के फैसलों के और जो कहती है उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिए प्रदेश की सरकार तो स्वाभाविक है कि इन दोनों का मिला हुआ एजेंडा है। इसी तरह देश को बांटिए, गुमराह करिए, धोखा दीजिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए। आखिरी कमेंट का वक्त है। संदीप दुबे जी, आपसे ये आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगी। जो पीएम ने बात कही है कि देश की शांति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जम्मू कश्मीर की भी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, केंद्र में आपकी सरकार है, तो हम इस बात का इंतजार करें कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी का जो एजेंडा है, सरकार का जो एजेंडा होना चाहिए, जिस प्रोमिसेस के साथ आप आगे बढ़े थे, उन पर काम होगा, दिखाई देगा। गठबंधन की मजबूरियां नहीं आएंगी सामने। देखिए, देश हित में कोई गठबंधन की मजबूरियां सामने नहीं आएंगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा। और दुष्यंत जी की बात से मैं एक बात कह दूं कि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न देखा कोई, और जो दिन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो बुराई देखने के बजाय समाज की जो अच्छाई है उसको हम स्प्रेड करें, अवेयर करें, और इस भारत को बहुत मजबूत भारत बनाएं, और भी मजबूत बनाएं, और लोगों में जो नफरत है उसको मिटा के हम एक प्यार का भारत बनाएं, जहां प्यार से हम सब लोग रह पाए और आगे बढ़ पाए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी पीडीपी को क्या अपनी बात समझा पाएगी, या जिस तरीके से पीडीपी अपनी मनमानी कर रही है उसको बीजेपी रोक पाएगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।